दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस में महत्वपूर्ण बिंदु। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों से ज़मीन बंजर हो जाती है। ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू गुजराती में ऊंधियू का मतलब उल्टा। ठीक है। क्रोटॉन के पौधों से किसान जान जाते हैं कि बाड़ी के किस भाग में पानी देने की ज़रूरत है। ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। भास्कर भाई ने बताया केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पौली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर पुराने समय में कर्ज वसूलने वाले को मुकादम कहते थे। ठीक है, मुकादम। फिर है इसमें मुख्य तिथियों। ठीक है, 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे। ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। ठीक है, 23 जनवरी में आएगा राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। फिर गांधी जी की पुण्यतिथि। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज सन 1928 ईस्वी में। 23 मार्च शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 1 मई विश्व मजदूर दिवस। जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखने के लिए हड़ताल की थी। ठीक है, 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस है। शिक्षक समाज को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जन्मदिन। ठीक है, 14 सितंबर में आएगा हिंदी दिवस। फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। ठीक है, 2 अक्टूबर को। फिर 11 नवंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन सन 2008 से मनाना शुरू हुआ। फिर 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस और 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार, कल्याण के लिए समर्थन जुटाना 3 दिसंबर से। ठीक है, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन सन 2011 से मनाना शुरू। ठीक है, फिर है इसमें आएगा पदार्थों का पृथक्करण। दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, फिर चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना। ठीक है, पृथक्करण की विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? हस्तचयन, थ्रेसिंग है, निष्पावन है, चालन है, अवसादन है, निस्तारण है, निश्चल ईंधन है। ठीक है, ये हस्तचयन में होता है। हस्तचयन इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है।
ठीक है। फिर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में आएगा सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। फिर थ्रेसिंग के फिर निष्पावन, महिला करिए निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, ठीक है। हवा की दिशा, और ये सुपोड़े, ये भूसा है, अनाज है, ठीक है। फिर इसमें चालन में आएगा कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम छन्नी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवसादन तथा निस्तारण तथा निस्यनंदन, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले जल से धोया जाता है, ठीक है। फिर मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। फिर है अवसादन निस्तारण की पिक्चर है, ठीक है। फिर है तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए अक्सर आप चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को निस्यनंदन, फिल्टर करना कहते हैं, ठीक है। फिर वाष्पन में आएगा एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ने दीजिए। इस क्रिया कलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। फिर है वाष्पन तथा संघनन, ठीक है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यनंदन, वाष्पन तथा संग्रहण की विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है, ठीक है। आपने कई विधियों द्वारा जल से पंख जैसी अशुद्धियों को पृथक करने का प्रयास किया। कभी कभी सभी विधियों का उपयोग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल रह जाता है। हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इस निश्चय निंदित जल को एक गिलास में लीजिए, फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांधकर इस जल में निलंबित करके घुमाइए। क्या जल स्वच्छ हो गया? फिर आएगा इसमें है सौर मंडल में आएगा सूर्य 8 ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह को एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं।
फिर है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा उपग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू अभाव कहा जाता है। भू अभाव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। फिर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं बुध है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर है ध्रुव तारा में आएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। क्षुद्र ग्रह में आएगा। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। फिर इसमें है कहाँ गया? हमारा देश भारत। भौगोलिक विस्तार। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है। फिर इसमें वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है। फिर इसमें भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। फिर राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 8 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। फिर है भौतिक विभाजन में आएगा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान,
तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर, बर्फ का घर। फिर हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को व्रत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। फिर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम तक की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। फिर वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। परवाल का होगा। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। यह जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। फिर है इसमें है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। ठीक है। फिर सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर दक्षिण भारत पश्चिम, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। ठीक है। फिर है शीत ऋतु में आएगा ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु
ठीक है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिन राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। ठीक है। फिर है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। हमें पवनों की आवश्यकता क्यों? ठीक है। हमारे वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। फिर वन्य प्राणी में आ जाएगा वन्य प्राणी। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। फिर प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है। प्रवासी पक्षी में आएगा कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। फिर ये भोजन के घटक खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत है। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी निश्चित रूप से हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, शहद आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये इनकी पिक्चर। ठीक है। फिर है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों। ठीक है। फिर अंकुरित बीज में आएगा मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। ठीक है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? पानी की उपस्थिति से बीज अंकुरित होते हैं। ठीक है। बीजों से पौधे विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरण का निकलना कहते हैं। अंकुरण के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली सफ़ेद आकार की संरचनाएं जड़ों के रूप में विकसित हो जाती हैं। ठीक है। फिर है मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए।
क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है। फिर प्रोटीन के परीक्षण में आएगा। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल के उसके चूर्ण को एक साफ नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। फिर है वसा के लिए परीक्षण। फिर है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़ों में लपेट के कूटिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। फिर है विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है। फिर है विटामिन खनिज। फिर अभावजन्य रोग विकार लक्षण। विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां, दंतक्षय। आयोडीन, घेंगा, गायटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है। फिर है लोह है अरक्ता कमजोरी। ठीक है, रक्त कमजोरी। फिर इसमें कहाँ गया? इसमें है तंतु से वस्त्र तक। तंतु धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के ने तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। कपास में आएगा। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। ठीक है। फिर है साधारणतः इन कपास बोलों से
कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कण तन दोबारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। जूट को भी पटसन कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यह पटसन का जूट का पिक्चर। फिर सूती धागे की कताई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ठीक है। फिर है कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। फिर है धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। ठीक है। फिर है वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और सैमूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटियाँ तथा डलियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो लोग गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। ठीक है। फिर है फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक है। तंतु की पहचान। यदि ये सूती तंतु हैं तो ये जल जाते हैं, परंतु सिकुड़ते हैं अथवा पिघलते नहीं। जलते तंतुओं से कागज के जलने जैसी गंध आती है। रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं। इसे जले मांस जैसी गंध आती है। और ऊनी तंतु भी सिकुड़ता है और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं। इससे जलते बालों जैसी तेरू गंध आती है। संश्लिष्ट तंतु सिकुड़ता है और जल जाता है। ये पिघलते भी हैं तथा जलते प्लास्टिक जैसी गंध देती हैं। फिर इसमें पौधों को जानिए। हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाख, झाड़ी, वृक्ष। ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। ठीक है। फिर है
कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। विसर्पी और आरोही लता, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। ठीक है। तने में आएगा, तना जल का संवहन करता है। जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती में आएगा, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णव्रत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। जड़ है, पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तर कहा जाता है। फिर जिन पौधे की जड़ें चित्र 7.17 एक की तरह है, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें जकड़ा जड़, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। फिर है पुष्प में आएगा, पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। एक पुष्प के अंडाशय की संरचना स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें पादपों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य श्रृंखला का प्रक्रम। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। फिर है
पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। फिर है परजीवी पौधों। अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। फिर है कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, सररेसेनिया, निफेथीस तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। मर्तजीवी यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये मर्त एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मर्त एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी पोषण कहलाती है। मर्तजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मर्तजीवी कहलाते हैं। फिर है सहजीवी संबंध में आएगा। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। फिर है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है।